मौर्यकाल एवं मौर्योत्तर काल। सबसे पहले मौर्यकाल देखते हैं। सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर ने 326 बीसी के समय भारत पर आक्रमण किया और व्यास नदी तक पहुंच गया। सिकंदर के सैनिकों ने व्यास नदी के आगे जाने से इनकार कर दिया। इसमें सबसे प्रमुख उसका सेनापति कोइनोस था। सिकंदर ने व्यास नदी के तट पर अपने भारत अभियान की निशानी के तौर पर 12 स्तूपों का निर्माण करवाया था, जो अब नष्ट हो चुके हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने पहाड़ी राजा प्रवर्तक और अपने प्रधानमंत्री चाणक्य के साथ मिलकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की ओर कदम बढ़ाए। विशाखादत्त के मुद्रा राक्षस और जैन ग्रंथ प्रशिष्ट प्रवरण में प्रवर्तक और चाणक्य की भी संधि का वर्णन मिलता है। मुद्रा राक्षस के अनुसार चंद्रगुप्त ने किरात और खशों को अपनी सेना में भर्ती किया। प्रवर्तक निश्चय ही त्रिगत नरेश रहा होगा। पर्वतीय राजाओं में केवल कुलूत के राजा चित्रवर्मा और कश्मीर के राजा पुक्षराक्ष ने चंद्रगुप्त का विरोध किया था। चाणक्य की सहायता से 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त नंदवंश का नाश कर सिंहासन पर बैठा और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। कुलिंद राज्य को मौर्य काल में शिरमौर्य कहा जाता था, क्योंकि जो कुलिंद राज्य था वो मौर्य साम्राज्य के शीर्ष पर स्थित था। कालांतर में यह सिरमौर बन गया। अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोक ने मध्यम और 4 बौद्ध भिक्षुओं को हिमालय में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। ह्वेनसांग के अनुसार अशोक ने कुल्लू और कांगड़ा में बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था। कुल्लू के कलत और कांगड़ा के चैंतुड़ू में अशोक निर्मित स्तूप स्थित हैं। कालसी उत्तराखंड में अशोक कालीन शिलालेख पाए गए हैं। हिमालय क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार में मध्यम के साथ 4 बौद्ध भिक्षुओं कसपगोता, धुंधीविसारा, सहदेव, मूलकदेव ने साथ दिया था। इसमें किसका जो मध्यम को भेजा था अशोक ने उनका साथ दिया था। इन 4 बौद्ध भिक्षुओं ने, मध्यम के साथ 4 बौद्ध भिक्षु थे, कसपगोता, धुंधीविसारा, सहदेव, मूलकदेव। हिमाचल प्रदेश में 242 बीसी में बौद्ध धर्म का प्रवेश हो गया। 242 बीसी में बौद्ध धर्म का प्रवेश हो गया। 210 बीसी के आसपास मौर्य साम्राज्य का पतन आरंभ हुआ, जो 185 बीसी में शुंग वंश की स्थापना से पूर्ण हो गया। इसके बाद है मौर्योत्तर काल। शुंग और कुषाण वंश। मौर्यों के पतन के बाद शुंग वंश पहाड़ी गणराज्यों को अपने अधीन नहीं रख पाए और वे स्वतंत्र हो गए। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के आसपास शकों का आक्रमण शुरू हुआ। शकों के बाद कुषाणों के सबसे प्रमुख राजा कनिष्क के शासनकाल में पहाड़ी राजाओं ने समर्पण कर दिया और कनिष्क की अधीनता स्वीकार कर ली। किसकी अधीनता स्वीकार कर ली? कनिष्क की। कुषाणों के 40 सिक्के कालका कसौली सड़क पर मिलते हैं। कुषाणों के 40 सिक्के कालका कसौली सड़क पर मिलते हैं। कनिष्क का एक सिक्का कांगड़ा के कनिहारा में मिला है। कनिष्क का एक सिक्का कांगड़ा के कनिहारा में मिला है। पहाड़ी राजा कुषाणों के साथ अपने सिक्के चलाने के लिए स्वतंत्र थे। दूसरी शताब्दी के अंत और तीसरी शताब्दी के प्रारंभ में कुषाणों की जो शक्ति है वो कमजोर होने लगी। योद्धे अर्जुनायन, जो कि पंजाब से थे, और कुलिंदों ने मिलकर कुषाणों को सतलुज पार धकेल दिया और अपनी आज़ादी के प्रतीक के रूप में सिक्के चलाए। किस नदी के तट पर सिकंदर ने 12 स्तूपों का निर्माण करवाया था, जो उसके भारत अभियान की गवाही दे रहे हैं? तो व्यास या फिर हाइपेसिस नदी के तट पर 12 स्तूपों का निर्माण किया गया था सिकंदर के द्वारा। उस सेनापति का नाम क्या था जिसने सिकंदर को भारत विजय के लिए आगे न बढ़ने के लिए मना किया था? कोइनोस। अशोक ने हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर कुछ स्तूपों का निर्माण किया है? तो कुलूत की वादी में। भारत आक्रमण के बीच में सिकंदर की व्यास नदी पार किए बिना स्वदेश लौटने के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार था? ज्योतिषियों द्वारा मना करना। अशोक ने हिमाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भिक्षु को भेजा था? मध्यम को। सिकंदर ने भारत विजय के अंतिम बिंदु की पहचान के लिए क्या किया? 50 क्यूबिक ऊंचाई की वर्गाकार पत्थरों की 12 वेदियों, जो 12 वेदियां थी, उन्हें व्यास नदी के ऊपरी तट पर बनवाई थी। वो अपने प्राचीनतम ढांचे के लिए प्रसिद्ध गांव, जिसका नाम सिकंदर महान से जोड़ा गया है, वो है मलाना। अपनी भारत विजय के बीच में व्यास नदी से आगे न बढ़ने के सिकंदर के निर्णय का मुख्य कारण क्या था? अपने भविष्यवक्ताओं की सलाह। टोंस और यमुना नदी के समीप स्थित कालसी में किसने पत्थर पर लिखित राजघोषणा का निर्माण कराया था?
अशोक ने। सिकंदर ने किस वर्ष व्यास नदी के तट पर कदम रखा था? 326 बीसी में। अशोक द्वारा हिमाचल प्रदेश में पोंटा घाटी में निर्मित एक स्तूप का एक मुसलमान शासक ने दिल्ली में कहाँ स्थानांतरित किया? इसे फिरोज शाह कोटला दिल्ली में स्थानांतरित किया। इसके बाद है गुप्त काल। विष्णुगुप्त के पोते चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 एडी में गुप्त साम्राज्य की नींव रखी। भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त ने 340 ईस्वी में पर्वतीय जनपदों को जीतकर उन पर अपना आधिपत्य जमाया। हरिशेन की इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति में भद्र, त्रिगत, औदुंबर, कुलुत और कार्तिकपुर जनपदों पर समुद्रगुप्त की विजय का उल्लेख मिलता है। सभी राजाओं ने उसकी अधीनता स्वीकार कर उसे जागीरदार की तरह देने लगे थे वो लोग। और कुलिन जनपद का उल्लेख इसमें नहीं मिलता। जो कुलिन जनपद है उसका उल्लेख इसमें नहीं मिलता है। शायद वह चंद्रगुप्त प्रथम के समय गुप्त साम्राज्य में के अधीन आ गए होंगे। समुद्रगुप्त ने पहाड़ी जनपदों से अपनी प्रभुत्वता स्वीकार करवाकर उन्हें आंतरिक आज़ादी जो है उसकी शक्ति तथा सुरक्षा बनाए रखने की स्वतंत्रता प्रदान की। कुमारगुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित कर गुप्त साम्राज्य की प्रतिष्ठा को बनाए रखा। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य का प्रभाव घटने लगा और उसका विघटन हो गया। हुनों का आक्रमण गुप्त साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण था। कालिदास ने कुमार संभव और मेघदूत की रचना इसी काल में की थी, जिसमें हिमालय का वर्णन मिलता है। गुप्त काल में पर्वतीय प्रदेशों में हिंदू धर्म का प्रभाव बढ़ा और अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ। समुद्रगुप्त ने किस शताब्दी में हिमाचल प्रदेश के नवगठित राज्यों को अपने अधीन किया था? तो चौथी शताब्दी में। समुद्रगुप्त ने किस वर्ष हिमाचल प्रदेश के स्थानीय शासकों को अपनी प्रभुत्वता स्वीकार करने की चुनौती भेजी थी? 340 ईस्वी में। किस गुप्त सम्राट ने हिमाचल प्रदेश के राजाओं को अपनी प्रभुत्व स्वीकार करने अथवा लड़ने की चुनौती दी? समुद्रगुप्त ने। किस भारतीय सम्राट ने कुलिंदों, योद्धाओं और अर्जुनाइन को अपनी संप्रभुत्वता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया? तो समुद्रगुप्त। गुप्तोत्तर काल और हुनों और हर्षवर्धन से रिलेटेड हम देखेंगे। इसमें हुनों का आक्रमण 521 ईस्वी में हुनों ने तोरमान के नेतृत्व में पश्चिमी हिमालय पर आक्रमण किया। इससे पूर्वी 480-90 के बीच तोरमान ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किए थे। तोरमान के पश्चात उसके पुत्र मिहिरकुल, जिसे भारत का एटिला कहा गया था, उसने क्या किया था? 525 में पंजाब से लेकर मध्य भारत तक के क्षेत्रों पर आधिपत्य जमा लिया। मगध सम्राट नरसिंह बालादित्य और यशोवर्मन ने मिहिरकुल को पराजित कर कश्मीर भागने पर मजबूर कर दिया। गुज्जर स्वयं को हुनों के वंशज मानते थे। हर्षवर्धन एवं ह्वेनसांग। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में भारत की गद्दी पर बैठा। उसके शासनकाल में पाटलिपुत्र, थानेश्वर और कन्नौज शासन के प्रमुख केंद्र रहे। उसके शासनकाल में ह्वेनसांग ने भारत की 629 से 644 ईस्वी तक यात्रा की। ह्वेनसांग 635 में जालंधर त्रिगत की जो राजधानी थी वहाँ पर आया था और वहाँ के राजा उतितस या उदिमा का 4 माह तक मेहमान रहा। भारत से जो चीन वापसी के समय 643 ईस्वी में भी वह जालंधर में रुका। ह्वेनसांग ने जालंधर के बाद कुल्लू, लाहौल और सिरमौर की यात्रा की। हर्षवर्धन की 647 ईस्वी में मृत्यु हो गई। कलहण की पुस्तक राजतरंगिणी में कश्मीर के राजा ललितादित्य और यशोवर्मन के बीच युद्ध का वर्णन मिलता है। तो कलहण की जो पुस्तक है राजतरंगिणी, जो कि कश्मीर का इतिहास बताती है, उसमें बताया गया है कि जो कश्मीर का राजा था ललितादित्य और यशोवर्मन जो चंबा का राजा था, उसके बीच युद्ध का वर्णन मिलता है। त्रिगत, ब्रह्मपुरा यानी चंबा और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों पर यशोवर्मन के प्रभाव का वर्णन मिलता है। 9वीं शताब्दी में त्रिगत और ऊपरी सतलुज क्षेत्रों पर कश्मीर राज्य का अधिकार हो गया। जालंधर जो है उसे शेलन तलो के नाम से भी जाना जाता है। तो ह्वेनसांग ने जालंधर यानी शेलन तलो, कुलूत, सिरमौर यानी शत्रुघ्न की राजधानी सिरमौरी ताल, लाहौल यानी लोउलो की यात्रा का विस्तृत वर्णन दिया है। तो ह्वेनसांग ने जालंधर, कुलूत, सिरमौर की राजधानी जो सिरमौरी ताल है, लाहौल है, इनकी यात्रा का विस्तृत वर्णन दिया है। जालंधर को शेलन तलो के नाम से जाना जाता है, सिरमौर को शत्रुघ्न, लाहौल को लोउलो। ये ह्वेनसांग ने ये नाम लिखे हैं इसके अपनी बुक में इन क्षेत्रों के।
चंबा राज्य उस समय शायद त्रिगत के अधीन रहा होगा। महायान धर्म के यहाँ प्रचलित होने का जिक्र उन्होंने अपनी पुस्तक सियुकी में किया है। निर्मल के ताम्रपत्र में स्पीति के राजा समुद्रसेन का वर्णन है। और हिमाचल प्रदेश में त्रिगत और कुलूत के अलावा छोटे छोटे सरदारों के समूह उभर आए जिन्हें ठाकुर और राणा कहा जाता है। गुप्तोत्तर काल में ठाकुरों के शासन को, जिनके शासनकाल था ठाकुरों का, उसे अपठकुराई और अधिकार क्षेत्र को ठकुराई कहा जाता था। तो जो गुप्तोत्तर काल था उसमें ठाकुरों के अधिकार क्षेत्र को क्या बोलते थे? ठकुराई बोलते थे। और उनके शासनकाल को अपठकुराई बोलते थे। शासनकाल को अपठकुराई और अधिकार क्षेत्र को ठकुराई। राणाओं के अधिकार क्षेत्र को राहुन कहा जाता था। 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच मैदानों से आए राजपूतों ने हिमाचल प्रदेश में अपने राजवंश स्थापित किए। इन्होंने राणा और ठाकुरों को अपने सामंतों की स्थिति में पहुंचा दिया। चीनी यात्री हिंसांग के अनुसार सन 500 में कुल्लू का शासक कौन था? विहंगमणिपाल। फरिश्ता के अनुसार कन्नौज के किस राजा द्वारा नगरकोट के राजा को पराजित करने के बारे में कहा गया है? तो फरिश्ता के अनुसार किसके बारे में बोला गया कि कन्नौज का कौन सा राजा था जिसने नगरकोट के राजा को पराजित किया? तो कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने नगरकोट के राजा को पराजित किया। किसने कहा? फरिश्ता ने। फरिश्ता ने बताया कि जो कन्नौज का शासक हर्षवर्धन था उसने नगरकोट के राजा को पराजित किया था। 500 ईस्वी में किस हुन शासक ने हिमाचल प्रदेश सहित भारत के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था? तोरमार ने। भारत का अटीला कहलाने वाले मीरकुल हुन को 520 ईस्वी में किसने पराजित किया, जिसके बाद वह भागकर कश्मीर का धोखे से राजा बन बैठा? यशोवर्मन ने। गुजरों का संबंध किससे जोड़ा जाता है? हुनों से। ठाकुर शब्द युवचे तोखरी कबीले का शब्द है जो मूलतः कहाँ के निवासी थे? अरल सागर के। हिंसांग के अनुसार कुल्लू का घेरा कितने मील का था? 75 मील का। हिंसांग ने भारत की यात्रा किस वर्ष में की थी? 629 AD में। सन 480 से 490 में गुप्त साम्राज्य के विघटन के पश्चात निम्नलिखित में से किसने अपने एक शक्तिशाली शासक के रूप में स्थापित किया? तो तोरमार ने। तोरमार कौन था? 5वीं शताब्दी का एक हुन आक्रमणकारी था और शासक भी बोल सकते हैं ऐसे। अपने वर्णन में किसने त्रिगर्त को पूर्व से पश्चिम 627 मील और लंबा और उत्तर से दक्षिण 213 मील चौड़ा राज्य बताया है? अपने वर्णन में किसने त्रिगर्त को पूर्व से पश्चिम 627 मील लंबा और उत्तर से दक्षिण 213 मील चौड़ा बताया है? तो हिंसांग ने बताया है इस तरह से।